कोई ऐसी आपके जल आंदोलन की कहानी जो आप हमें बताना हाँ, चाहें? एक जो अभी रिसेंट कहानी अगर आपको बताएं, ऐसे तो पचासों कहानियां हैं और बहुत सारा कुछ लिखा है। एक कहानी मैंने आपको बताई, शायद वो सोलापुर के इलाके की कहानी है। और वहाँ पे जब मैंने देखा कि 37 किलोमीटर एक लंबा नदी थी, जो नदी को कहते खो गई थी, मतलब खो कहाँ गई थी, वो वहीं थी, हम नहीं देख पा रहे थे उसको। तो वो जब गांव ने तय किया कि इस पूरी नदी को जीवित करना है, तो वो इतनी खूबसूरत कहानी है कि जब मैंने वहाँ से, और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि जो महिलाओं का रिश्ता, औरतों का रिश्ता जो पानी से है ना, वो किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ भी वही सहती है। और एक आंकड़ा हम मोटा मोटा सा देखें तो गांव की औरतें करीब करीब अपने पानी लाने ले जाने में हर दिन करीब 2 से 4 किलोमीटर चलती है। तो आप सोचिए कि कितना वक्त जो है उनका, 2 4 5 घंटे केवल पानी के इंतजाम में बीतता है। क्योंकि घर की व्यवस्था उसे ही करनी होती है। तो वहाँ जब मैं गई और मैंने वहाँ पर कुछ महिलाओं से बात की कि कैसे आपने ये इसको खड़ा किया, कैसे वापस नदी को जीवित किया, तो मुझे याद है सुमन नाम की एक महिला थी वहाँ पर। और उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पता था कि ये मेरी ज़मीन है इसमें, लेकिन अब पानी अगर आएगा तो पूरा गांव की समृद्धि है। तो वहाँ क्या है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी में नहीं जीते हैं। अच्छा, फिर उसने यही नहीं कहा कि मैंने अपनी ज़मीन जाने दी, वो पानी के बहाव में आ रही थी और मेरी ज़मीन भी थी, लाखों की ज़मीन थी। तो उसने कहा मेरी ज़मीन नहीं, मेरी सास की ज़मीन भी थी। फिर वो पूरा गांव जो इकट्ठा था तो सबने कहा कि हमारी सबकी ज़मीनें थी भाई उसमें। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये जो कहानियां हैं, जब आपको लगता है कि ये मेरा अपना काम है, इस काम के लिए उसमें उनमें वो भाव भी नहीं था कि हमने दी है, हमने कुछ दिया है। उन्होंने कहा हमने हासिल किया है। तो वो जो कहानियां आप जब गांव में जाके देखती हो, उन्होंने न केवल नदी को जीवित किया, बल्कि एक साझेदारी में एक पूरा संगठन खड़ा किया। किसानों का संगठन है वहाँ पर एक, और उस किसान संगठन ने मिलकर ये तय किया कि अभी तक पलायन करता था पूरा समाज। वो लोग जब भी वहाँ सूखा पड़ता था, हर साल सूखा पड़ता था उस इलाके में, हर साल सारे लोग जो कि खेती का काम करते थे वो लोग मजदूर बन के मुंबई जाके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। तो रोज आप पलायन को यूं समझिए, जब एक व्यक्ति गया तो पीछे से औरत की जिम्मेदारी और कई गुना हो जाती है। घर के इंतजाम में बच्चों को पालना, उसकी पढ़ाई लिखाई है तो वो सब देखना, पानी का इंतजाम, वो सब तकलीफें उस पर आती है। तो वो आप देखिए, वो जो चेहरे की जो खुशी थी, आप उनकी आंखों में जो वो खुशी छलकती हुई देखते हैं ना, वो मतलब उसको मैं शायद शब्दों में कहना मुमकिन नहीं होता है वो। और वो मेरे लिए लगता है कि बस ये कहानियां जो हैं ये दुनिया को कही जानी चाहिए, कि इन्होंने एक नदी को जीवित किया। नदी को जीवित करना मतलब पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया। और केवल उन्होंने अकेले अपने इलाके को नहीं, उन्होंने आसपास के जितने आसपास के गांव थे और कितने लोगों को आप प्रेरित करते हैं। ऐसे ही मैंने देखा कि एक महिला है, आदिवासी महिला है, जो मजदूर थी, खेती बाड़ी और पानी और कुछ भी नहीं था, क्योंकि पानी नहीं था तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। उन्होंने अपनी एक छोटा सा बचत वो बनाई, बचत के लिए संस्था बनाई, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। आज वो न केवल बड़े इलाके में खेती करती हैं, वहाँ पे एक किसान के तौर पर पहचानी जाती हैं, मजदूर से किसान बनी हुई। हम किसान से मजदूर बना रहे हैं, वो मजदूर से किसान बनी, 20 साल लगे। लेकिन आसपास के 100 गांव, वो सारे गांव आज जल से जुड़े हुए हैं, सारे गांव जल की चिंता करते हैं। तो जिन आंदोलनों को हमें नजर जानी चाहिए जहाँ पर, वो शायद अभी हमारी सिर्फ नजर नहीं है तो सही, आंदोलन तो सब जगह हो रही है, क्योंकि उनकी पीड़ा, उनके उनके जीवन मरने का प्रश्न है। पर वो तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ लोगों ने इकट्ठा करके कुछ प्रयास किया और कुछ कमाल का काम किया। हम जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, वो लोग इस जल आंदोलन को कैसे कंट्रीब्यूट करें? ये बात तो कई बार मेरे से छूट जाती है कहनी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका एक जरिया, मैं आपको मतलब ये सच बोलती हूँ कि ये आप कितना भी आप व्याख्यान दे लीजिए, कितनी भी बात कर लीजिए, ये जब तक वो खुद जाके जमीन पर देखेंगे नहीं ना, तब तक वो कचोटेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि एक विजिट जो है ना, सब बच्चों का, सब यूथ का, एक बार जाके गांव में जाए, जरूर जाए और वहां पे पानी की बात करें। कुछ नहीं करें, आप कुछ नहीं कर सकते, आप समाधान का हिस्सा नहीं हो सकते तो संवाद का हिस्सा तो बन सकते हैं। आप जाके देखेंगे तो, जो मैं बात कहती हूँ विवेकानंद जी को अक्सर उसका उनका संदर्भ देके कहती हूँ, वो कहते हैं कि
पढ़े लिखे लोग जब तक गांव में नहीं जाएंगे, आप अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हो ना, आपको वहां जाके समझ में आएगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या काम आने वाली है। तो आप कुछ सीख के आएंगे और जो कुछ आपके पास है वो दे के भी आएंगे। तो वो जो साझेदारी की जो व्यवस्था, तो गांव और शहर का रिश्ता भी जुड़ना बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप फैमिली ट्रिप प्लान करें या खुद के लिए सोलो ट्रिप भी प्लान करें, तो अब की बार कोई नई जगह मत ढूंढिए, अपने आसपास के किसी पुराने गांव में चले जाइए और हो सकता है आपको वहां ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएं जो आपके परिवार के किसी न किसी को जानते हो, और ना भी मिले तो भी आप विश्वास करिए गांव में आपको प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको अपने आप से तो कनेक्ट करेगा ही, इस दुनिया के उस हिस्से से कनेक्ट करेगा जहां प्यार अभी भी है, अपनापन अभी भी है और संवेदनशीलता भी है। वो विवेकानंद के दौर में भी उन्होंने वही बात की कि जब आप लोगों के पास जाएंगे वो आप पर जान निछावर करने को तैयार है। आप यूरोप में गई हैं, बाहर गई हैं, पानी को कैसे हम कीमत से तोलते हैं, कितने की बोतल आएगी, कितने का खर्चा होगा। तो यहाँ हमारे यहाँ तो अब भी रिवाज कायम है कि आपसे पानी पूछा जाता है। बाहर आपसे पानी के लिए कोई नहीं पूछता कि बॉटल बंद पानी आता है। हाँ, और उसका पैसा लगता है। उसका पैसा लगता है। यहाँ कीमत है लेकिन मन में कोई अभी भी खराबी नहीं आई, आपको फिर भी प्यार मिलेगा। सारी किल्लतों के बावजूद वो आपका स्वागत सत्कार करेगी, लेकिन उस स्वागत सत्कार के एवज में हमारा जिम्मा ये है कि हमारी कुछ एक्सपर्टीज अगर हमारे पास में है, कुछ हम वहाँ की बेहतरी के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो जाएं, देखें, और जो हमारी क्षमता में हो, इतनी पढ़ाई, इतनी तकनीक, इतने नॉलेज, लेकिन नॉलेज की जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्यों नहीं जा पाते। तो वो जो कनेक्ट है ना, वो तभी बैठेगा कि जब हम गांव की ओर लौटें, थोड़ा सा गांव की ओर लौटेंगे, उनके लिए नहीं, अपना पानी जिंदा रहे इसके लिए। हमारी फिक्र आप मत कीजिए, दूसरों की फिक्र, आपको अपनी फिक्र तो करनी पड़ेगी। उस फिक्र में मैं ये आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप जब भी जाएंगे, आपको अगर रील्स बनाने का भी शौक है, आप वहाँ जाके रील्स जो बनाएंगे उसकी जो आपको वैल्यू मिलेगी वो शायद आपको शहर में नहीं। तो आप अपने स्वार्थ से जाइए। अगर आपको वो ड्राइव करता है कि नहीं मैं क्यों जाऊँ, क्यों का जो सवाल है, तो आप अपने लिए जाइए। लेकिन जब आप जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर ये बदले में लेके आएंगे कि इतनी तकलीफें हैं कि हमें उस लग्जरी, जिस लग्जरी हमें अवेलेबल है, वो आपको अखरने लगेगी। मैं अभी महाराष्ट्र गई, वहाँ पालघर में देख के आई। लेकिन हमारे यहाँ क्या आदत है ना मनीषा जी, ये एक, अब इसको कैसे भी आप लें, तो ये रोना धोना नहीं मचाते हैं हर चीज को लेकर। एक्सेप्टेंस बहुत है हर चीज, उस संघर्ष की भी एक्सेप्टेंस है। हाँ। कि ये तो ठीक है, होता ही है ऐसा समाज में। वहां मुझे लगता है वो आंदोलन हमें खड़ा करने की जरूरत है कि नहीं, ये एक्सेप्टेंस ठीक नहीं है हर चीज में। या आपने सब चीजें स्वीकार कर ली कि तो ऐसा ही, ये ऐसा ही चलेगा, हमसे तो ऐसा ही व्यवहार होगा। पानी का इंतजाम और उसका सारा परेशानी वो महिला ही झेलेगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैं 5-7 दिन पहले जयपुर के ही 20 किलोमीटर दूर गई, वहां पर एक गाँव है, वो बच्चे बता रहे हैं कि मैम हमारे तो स्कूल में भी पानी नहीं है। तो बच्चे कहते 4-5 चक्कर हमारे केवल पानी के इंतजाम में हम लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, स्कूल में पानी नहीं। तो ये कचोटना तो चाहिए ना हमें। और ये भी मैं कहती हूँ कि उस जल आंदोलन को आगे बढ़ाने में सरकार भी अपनी भूमिका निभा रही है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जमीन पर भी उतर रही हैं, लेकिन वो जमीन पर और कारगर हों, इसमें भी भूमिका वो जो युवा आप कह रही हैं जिसका डिस्कनेक्ट है अभी, उसका कनेक्ट अगर वहां से हो जाएगा तो वो जो योजना अभी कागजों में है वो थोड़ी सी कागजों से और जल्दी बाहर निकलेंगी और बेहतर इम्प्लीमेंट होंगी। क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो आप कम से कम जांच पड़ताल, निगरानी, सवाल ये तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, इतना जिम्मा अगर हम शिक्षित समाज नहीं निभाएगा तो फिर इस जल आंदोलन अकेले तो कोई भी नहीं चला। और बजाय ये कहने के कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये कौन करे, वो कौन करे, आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं वो देखें, ताकि आपके आसपास का पानी भी बचा रहे और आपके आंखों का पानी भी बचा रहे। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इकट्ठा करते हैं मकान अपने अगली पीढ़ी को देने के लिए, आप इकट्ठा करते हैं जेवर अपनी अगली पीढ़ी को देने के लिए, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठा करते हैं जो आपकी अगली पीढ़ी को न मिले तो भी वो जिंदा रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपने पानी उनको इकट्ठा करके नहीं दिया
उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो बजाय इसके कि हम भौतिकवादी चीज़ें या फिजिकल एसेट्स उनके लिए बनाएं, हम क्यों ना शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और उसके साथ साथ ऐसी सीख भी दें कि आँखों का पानी भी बचा रहे। उम्मीद है कि आप इस आँखों के पानी की भी परवाह करेंगे और अपने आसपास जो दूसरा पानी है उसकी भी परवाह करेंगे। आपको इससे संबंधित यदि कोई सवाल है, आप इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। हम आपको फिर शिप्रा जी तक पहुंचाएंगे और शिप्रा जी की बातचीत आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे इनके साथ जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करिए अपने आप से जुड़ने की, अपने आसपास की धरती से जुड़ने की और उन 5 चीज़ों से जिससे मिलकर आप बने हैं, और देखिएगा फिर कमाल होना शुरू हो जाएगा। हमारी बातचीत में बने रहिएगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। तो यदि आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं, लिखिएगा ज़रूर। कोई ऐसा है जिससे मिलना आपको लगता है कि ज़रूरी है, कहिएगा, हम ज़रूर मिलवाएंगे। और आप यदि इस बातचीत को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को ये समझ में आएगा कि इस बातचीत को और लोगों तक भी पहुंचाना है, तो जिम्मेदारी आपकी है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी। जय भारत।